Hello everyone. Yesterday we were on the topic basic structures of a digital system. तो बेसिक स्ट्रक्चर्स में हमने दो टाइप के स्ट्रक्चर देखे, एक कैनोनिक और एक नॉन कैनोनिक। कैनोनिक स्ट्रक्चर कौन सा? जिसमें नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। एंड नॉन कैनोनिक स्ट्रक्चर कौन सा? जिसमें ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ डिलेज, राइट? उसमें मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि जब फीडबैक वाला पाथ होता है तो वो कैसे 1/y का टर्म लेता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स पर। सो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन डीएसपी, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर टू रियलाइज a digital system? So first of all, we should know about how many types of digital systems we are discussing. So first is IIR and second is FIR. IIR means infinite impulse response system and FIR means finite impulse response system. पहले भी मैंने बताया था कि इसको जो डेफिनेशन है इनकी अलग अलग इनके डिफरेंसेस हैं वो मैं अगले यूनिट में एक्सप्लेन करूंगा, जहां पर प्योरली हम एफआईआर और आईआईआर की ही बात करेंगे। अभी सिर्फ हमें स्ट्रक्चर्स जानने हैं, तो हम इसका जो है जो फंक्शन है हम सिर्फ वहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक, so there are several structures used in DSP for the realization of digital systems. Some of them are as follows. So for IIR digital system, we have some different structures, and for FIR digital systems, we have some another different structures. Maybe some are common, but there are some structures that are different from each other. For IIR digital system, first is direct structure, direct form structure. Direct form structure, as the name specified, it can be implemented by just seeing the transfer function, right? आप सीधे ट्रांसफर फंक्शन को देखकर आप ये बता सकते हो कि इसका डायरेक्ट फॉर्म कैसा होगा, बिकॉज इट इज जस्ट द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। अगर आपने इसके पहले किसी सब्जेक्ट में ब्लॉक डायग्राम पढ़ा होगा, जैसे एनएएस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं सेकेंड ईयर में, जिसमें आपने शायद ब्लॉक डायग्राम पढ़ा होगा, सिग्नल सिस्टम है उसमें भी हो सकता है ब्लॉक डायग्राम पढ़ा हो, तो अगर आपने ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा तो या तो आपने ट्रांसफर फंक्शन से ब्लॉक डायग्राम बनाया होगा या फिर आपने डिफरेंस इक्वेशन से ब्लॉक डायग्राम बनाया होगा। चाहे आप ट्रांसफर फंक्शन से बनाओ चाहे आप डिफरेंस इक्वेशन से बनाओ, ब्लॉक डायग्राम वही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो दैट वन इज द डायरेक्ट फॉर्म realization. Second is cascade form realization. Now cascading means कि अगर एक ब्लॉक हमारे पास गिवन हो, एक ब्लॉक हमारे पास इस टाइप का गिवन हो और एक और ब्लॉक हमारे पास गिवन हो और इन दोनों को हमें ऐड करना है, मींस कनेक्ट करना है, ऐड करना गलत कह दिया मैंने, इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के जो तरीके होंगे उसमें एक तरीका क्या होगा? कैस्केडिंग। और कैस्केडिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली कि अगर इसका इनपुट आपका इधर से है और इसका आउटपुट इधर जा रहा है, ठीक ना, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ऐसे ही अगर ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है, ठीक, तो इस सिस्टम के आउटपुट को इस सिस्टम के इनपुट से कनेक्ट कर दीजिए, ये सिस्टम क्या बन जाता है? होल सिस्टम कैस्केडेड सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट सिस्टम है
इस फर्स्ट सिस्टम के आउटपुट को सेकंड सिस्टम के इनपुट से कनेक्ट कर दीजिए। ये कंप्लीट सिस्टम क्या बन जाता है? कैस्केडेड सिस्टम, राइट। अब कैस्केडिंग से आपका जो फंक्शन होता है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर ये आपका x है और ये h है, ठीक ना, अगर ये x है और ये h है, तो जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा इन दोनों का कंबाइंड फंक्शन अब बनेगा। वो कंबाइंड फंक्शन क्या कहलाएगा? x मल्टीप्लाइड बाई h, राइट। वो कंबाइंड फंक्शन क्या कहलाएगा कैस्केडिंग में? x मल्टीप्लाइड बाई h, ठीक है। मींस कैस्केडिंग का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ट्रांसफर फंक्शंस ऑफ टू इनपुट आउटपुट रिलेशंस, राइट। तो ये है कैस्केडिंग। इसके बाद आता है हमारे पास अगला स्ट्रक्चर, पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर। पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर, पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर क्या है? जैसे अभी मैंने आपको बताया दो सिस्टम्स हैं हमारे पास, दोनों को हमें कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने का एक तरीका क्या था? कैस्केडिंग। और कनेक्ट करने का दूसरा तरीका क्या होगा? पैरेलल, ठीक ना। अब पैरेलल में हम क्या करते हैं कि अगर एक सिस्टम हमारे पास गिवन हो इस टाइप का और दूसरा सिस्टम हमारे पास गिवन हो इस टाइप का, अगेन दिस वन इज x, दिस वन इज h, इसका इनपुट इधर है, इसका आउटपुट इधर है, इसका इनपुट इधर है, इसका आउटपुट इधर है, ठीक ना। अब अगर हमने दोनों के इनपुट को शॉर्ट कर दिया, दोनों के इनपुट को शॉर्ट कर दिया, तो जो इनपुट यहां आ रहा होगा वही इनपुट यहां पर आएगा, ठीक। और इन दोनों के आउटपुट को हमने क्या कर दिया? इन दोनों के आउटपुट को हमने एक दूसरे से ऐड कर दिया, ठीक है। ये एडर मैंने आपको बताया था। इन दोनों के आउटपुट को हमने ऐड कर दिया और यहां हमें मिल गया आउटपुट y, राइट। तो अगर दोनों के इनपुट को हमने कॉमन कर दिया तो यहां पर हमें जो मिलेगा x इंटू इनपुट, यहां पर क्या मिलेगा? h इंटू इनपुट। इनपुट दोनों का कॉमन है, i हमने अगर इनपुट दिया है तो यहां क्या मिलेगा? xi, यहां क्या मिलेगा? hi। और दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा? xi प्लस hi, i कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा? x प्लस h। मीन्स अब इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म बनेगा, कंबाइंड फंक्शन बनेगा, उसका रिजल्टेंट क्या कहलाएगा? x प्लस h, राइट। x प्लस h मतलब कैस्केडिंग का इफेक्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन। और पैरेललिंग का इफेक्ट क्या है? एडिशन। अगर हमने दो ब्लॉक्स को कैस्केड किया है तो उन दोनों ब्लॉक्स के गेन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर हमने दो ब्लॉक्स को पैरेलल किया है, पैरेलल कनेक्शन किया है, तो वो जो दोनों ब्लॉक्स हैं वो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज्ड फॉर्म। ट्रांसपोज्ड फॉर्म इज बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ डायरेक्ट फॉर्म। ट्रांसपोज्ड फॉर्म इज बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ डायरेक्ट फॉर्म। और डायरेक्ट फॉर्म हमें हर जगह बनाना है, चाहे वो कैस्केड हो, चाहे वो पैरेलल हो या लैडर हो, कोई सा भी फॉर्म हो,
लीनियर फॉर्म हो, कोई सा भी फॉर्म हो, हर जगह हमें क्या बनाना है, डायरेक्ट फॉर्म बनाना है। लेकिन उसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके डायरेक्ट बनाना है। जब हम कैस्केडिंग करते हैं तो जो एक फंक्शन hz है, उस hz को h1 h2 h3 में ब्रेक करेंगे और अलग अलग h1 h2 h3 का डायरेक्ट फॉर्म बनाकर कैस्केड करेंगे। जब हम पैरेललाइजेशन करेंगे, पैरेलल फॉर्म करेंगे, तो जो एक फंक्शन hz है, उस एक hz को हम क्या करेंगे, h1 प्लस h2 प्लस h3 में ब्रेक करेंगे और उन h1 h2 h3 का अलग अलग हम डायरेक्ट फॉर्म बनाएंगे और फिर उनको पैरेलल कनेक्शन देंगे, पैरेलल स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो जितने डायरेक्ट फॉर्म्स हैं, उन्हीं डायरेक्ट फॉर्म्स का हम ट्रांसपोज करेंगे और उससे हमें क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज्ड स्ट्रक्चर। उस पर हम बाद में आएंगे। नाउ लैडर रियलाइजेशन। लैडर इज बेसिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसका नाम लैडर इसीलिए है क्योंकि इसका जो शेप है दैट इज लुक्स लाइक अ लैडर, दैट इज लुक्स लाइक अ लैडर, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज लैडर रियलाइजेशन। ठीक ना। ऐसे ही एफआईआर डिजिटल सिस्टम के लिए हमारे पास कुछ रियलाइजेशन टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट, जैसे आपके आईआईआर में डायरेक्ट था वैसे एफआईआर में डायरेक्ट है। सेकेंड इज कैस्केड, सेम वही चीज है जो आपके आईआईआर में था, सेम वही चीज एफआईआर के केस में होगा, कैस्केड। तीसरा है लीनियर फॉर्म रियलाइजेशन। लीनियर फॉर्म रियलाइजेशन, तो जब हम लीनियर फॉर्म रियलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। किसी भी ब्लॉक डायग्राम को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। हम क्या करते हैं लीनियर फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन में, बेसिकली हम नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स को रिड्यूस करते हैं। ठीक ना। नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स जब हम रिड्यूस करते हैं तब वो क्या बन जाता है, लीनियर फॉर्म रियलाइजेशन। ठीक है। इसको लीनियर फेज रियलाइजेशन भी कहा जाता है ना। कम टू द नेक्स्ट पार्ट ना, IIR digital filter realization. The causal IIR digital filters we are concerned with in this course are characterized by a real rational transfer function or equivalently by a constant coefficient difference equation. Real rational transfer function or equivalently by a constant coefficient difference equation. तो कॉजल आईआईआर डिजिटल फिल्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम या तो डिफरेंस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ट्रांसफर फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रॉम द डिफरेंस इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन इट कैन बी सीन दैट द रियलाइजेशन ऑफ द कॉजल आईआईआर डिजिटल फिल्टर्स रिक्वायर्स सम फॉर्म ऑफ फीडबैक। तो जो डिफरेंस इक्वेशन है उसमें आप देखेंगे जैसे यहां सामने है, एक ये डिफरेंस इक्वेशन है आपके सामने, ठीक ना। इस डिफरेंस इक्वेशन को आप देखेंगे तो यहां क्या दिख रहा है, yn इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n a k yn माइनस k प्लस k इज इक्वल टू 0 टू m b k x n माइनस k। तो ये जो yn माइनस k का टर्म है, ये yn माइनस k क्या है, प्रीवियस आउटपुट, and this previous output becomes feedback to the input, right? This yn minus k is nothing but a feedback। ठीक है। इसी को जब हम ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनेगा, इसी yn का हम क्या लेंगे, इस yn का हम लेंगे z ट्रांसफॉर्म। तो yn क्या बन जाएगा, yz,
यहां पर क्या बनेगा, ए के जेड रेज टू माइनस के वाई जेड, यहां क्या बनेगा, बी के जेड रेज टू माइनस के एक्स जेड। ठीक, अब इसको जो है जब आप वाई जेड ओवर एक्स जेड सॉल्व करेंगे तो वाई जेड ओवर एक्स जेड ही क्या बनता है, एच जेड। ठीक ना, और तब आपका जो एच जेड है वो क्या आ जाएगा, समेशन के इज इक्वल टू 1 टू एम बी के जेड रेज टू माइनस के डिवाइडेड बाई 1 माइनस समेशन के इज इक्वल टू 1 टू एन ए के जेड पावर माइनस के। एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा ही कि जब कभी भी आप ट्रांसफर फंक्शन लेंगे या आपको दिया होगा ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के लिए या फिल्टर रियलाइजेशन के लिए, और उसमें ये डिनोमिनेटर का पार्ट होगा, अगर ये डिनोमिनेटर का पार्ट होगा तो उसमें हमेशा ही ये टर्म 1 रहेगा। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आपको आईआईआर सिस्टम के लिए एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा और आपको इसका ब्लॉक डायग्राम या एनालिसिस ही करना हो तो भी आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कितना होना चाहिए, 1। ठीक ना, ये कितना होना चाहिए, 1, राइट। सो फर्स्ट वन, डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन। Direct form realization. Direct form means a filter structure in which the multiplier coefficients are precisely the coefficients of the transfer function, nothing else. मतलब आप स्ट्रक्चर में जितने मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट्स यूज करेंगे वही मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट्स आपके ट्रांसफर फंक्शन के मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंज होता है तब जाके वो आपका डायरेक्ट फॉर्म नहीं कहलाएगा, वो कोई और फॉर्म बनेगा। लेकिन डायरेक्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जो आपका स्ट्रक्चर है उसके मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट्स आर सेम एज द कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। सो वी हैव दिस डिफरेंस इक्वेशन और we have this transfer function, both are same because this transfer function is obtained from this difference equation also, right। अब इसको देखो, जब हम रियलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, इधर वाला लेफ्ट वाला पार्ट देखो, यहां क्या लिखा है, यह है बी नॉट, स्टार्टिंग हुई है एक्सएन से, उसके बाद है बी नॉट। बी नॉट कहां से आएगा, एक गलती इसमें है कि k इज इक्वल टू 1 से ना होकर k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। ठीक ना, और तब ये क्या आएगा, बी नॉट जेड रेज टू माइनस 0 मीन्स जेड रेज टू 0 मीन्स 1। तो पहला जो आपका एलिमेंट आएगा न्यूमरेटर में वो क्या होगा, बी नॉट। मीन्स अगर इसको अब मैं एक्सपैंड करूं तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा बी नॉट प्लस b1 z माइनस 1 प्लस b2 z माइनस 2 एंड डॉट डॉट, राइट। तो जो पहला एलिमेंट है आपका बी नॉट, दिख रहा है, पहला एलिमेंट है बी नॉट, इसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे ब्लॉक डायग्राम में तो ये क्या होगा, सिर्फ एक मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट होगा और कुछ नहीं, इसके साथ कोई डिले एलिमेंट नहीं है। तो जो हमारी पहली लाइन है आप ये देखिए, यहां पर कोई डिले एलिमेंट नहीं है और ये क्या बन गया, बी नॉट मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट। ठीक ना, सो xn इंटू बी नॉट। यहां भी जब आप देखेंगे तो hz क्या है, yz अपॉन xz, मीन्स xz इधर मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, इस पूरे के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे, xz। ठीक ना, xz मल्टीप्लाई करेंगे।
और Z ट्रांसफॉर्म की एक बड़ी अच्छी खूबसूरती ये है, बहुत अच्छी खूबसूरती है कि अगर आपने एक टाइम डोमेन फंक्शन लिया हुआ है बी नॉट प्लस बी एन प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स माइनस टू, इस टाइप से, या बी एन प्लस बी एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस टू प्लस बी एन माइनस थ्री, इस टाइप से आपने अगर कोई सीरीज ली हुई है विद सम कोएफिशिएंट्स, तो उसका Z ट्रांसफॉर्म क्या कहलाएगा? उसका Z ट्रांसफॉर्म कहलाएगा बी जेड प्लस Z इनवर्स बी जेड प्लस Z माइनस टू बी जेड प्लस Z माइनस थ्री बी जेड विद दैट कोएफिशिएंट्स ओनली। जो कोएफिशिएंट्स बी एन माइनस वन बी एन माइनस टू के साथ थे, वही सेम कोएफिशिएंट्स Z ट्रांसफॉर्म में भी आएंगे। इट मींस कि ये जो बी नॉट बी वन बी टू कोएफिशिएंट्स हैं, ये टाइम डोमेन में भी रहे होंगे और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी हैं, सेम यही कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी खूबसूरती है Z ट्रांसफॉर्म की, और इसी वजह से हम यहाँ पर Z ट्रांसफॉर्म को यूज भी करते हैं ऐसे केसेस में, डिस्क्रीट के केस में। सो फर्स्ट वन इज बी नॉट। बी नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? xn और xz, बोथ आर सेम। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज b1। b1 के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? z इनवर्स। तो एक Z इनवर्स का ब्लॉक हमने यहां लिया और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या कर दिया? B1। ठीक, नेक्स्ट एलिमेंट इज B2 Z रेज टू माइनस टू। सो यहां पर हमने क्या किया? Z इनवर्स एक था ही, एक और Z इनवर्स ले लिया, मल्टीप्लाई, मैंने अभी बताया था कैस्केडिंग में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहां कैस्केड किया तो Z इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय Z इनवर्स क्या बन जाएगा? Z पावर माइनस टू। ठीक है, तो यहां से जो हम लाइन लेंगे, इसका गेन हम क्या देंगे? इसका गेन देंगे B2, राइट? इसका गेन क्या देंगे? B2। ऐसे ही नीचे बढ़ते चले गए, यहां पर Z पावर माइनस वन जो एंड में लगा है, ये mth Z पावर माइनस वन है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? Z पावर माइनस m। ठीक ना, और उसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? कोएफिशिएंट bm। क्लियर है? bm। इसके बाद इधर जो आपका टर्म है, डिनोमिनेटर वाला टर्म है, ठीक ना, इधर आपका क्या है? डिनोमिनेटर वाला टर्म है। मैंने एक पार्ट वन माइनस A1 Z इनवर्स का आपको कल बनाकर बताया था कि जब 1 माइनस A1 Z इनवर्स करेंगे तो क्या करेंगे? यहां जो A1 है ये पॉजिटिव होगा, ठीक ना, यहां जो A1 है ये पॉजिटिव होगा, राइट? तो ये जो A1 है आपका, ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस है, जब यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा। ठीक, और चूंकि A1 Z इनवर्स है, तो A1 को हमने मल्टीप्लाई किसके साथ किया है? Z इनवर्स के बाद वाली लाइन के साथ किया है। ऐसे ही जब A2 करेंगे तो Z पावर माइनस टू हो जाएगा, एक और Z इनवर्स लेकर आएंगे, और यहां से जो आपकी लाइन जाएगी, इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? A2, राइट? इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? A2। ठीक है जी। ऐसे ही जब नीचे चले आए तो ये क्या है? AN। यहां इन्होंने एक जगह मुझसे गलती हो गई है, ये N होगा, ठीक है, इसको सही कर लेना आप लोग, ये N माइनस N होगा। ठीक है जी। सो दिस इज द कंप्लीट डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर, कंप्लीट डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं? डायरेक्ट फॉर्म वन स्ट्रक्चर। डायरेक्ट फॉर्म वन स्ट्रक्चर, वन इसलिए क्योंकि अभी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन बाकी है। ये कंप्लीट डायरेक्ट फॉर्म है, कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन इसमें अभी कुछ मॉडिफिकेशंस बाकी हैं। कैसे मॉडिफिकेशंस होंगी? कैसी?
देखो यहां पर आपके डिले एलिमेंट्स इधर m है इधर n है, मींस m प्लस n डिले एलिमेंट्स यहां पर हो रहे हैं, जबकि ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज ईदर m और n बट नॉट m प्लस n, राइट। तो अगर ऑर्डर ऑफ द सिस्टम m है और हमारा जो नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स है वो m प्लस n हो रहा है, इसका मतलब कि ये नॉन कैनोनिक स्ट्रक्चर है। और मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा कोशिश क्या करते हैं, कैनोनिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। सो कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जो यहां पर आपका Vn है, इस Vn की क्या वैल्यू होगी, इस Vn की क्या वैल्यू होगी, इसको अब हम देखते हैं, जज करते हैं। तो इस Vn की वैल्यू क्या होगी, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू m b k x n माइनस k। भाई ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू m b k x n माइनस k। और यही जो टर्म है वो आपके yn में यहां पर रहता है, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया vn से, ठीक है। यहां हमने इस टर्म को रिप्लेस कर दिया vn से, ठीक है ना। ये तो रहा vn, ठीक है। ये जो टर्म है आपका पहला ये वाला सिस्टम, इस वाले सिस्टम को हमने क्या नाम दे दिया, h1, ठीक। ये जो पहला वाला सिस्टम है जो जिससे हमारा रिजल्ट vn आ रहा है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, h1z। और ये जो दूसरा वाला सिस्टम है इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया h2z, ठीक। h1z प्लस सॉरी एंड h2z। अब दो अलग अलग फंक्शंस हमारे पास आ गए, ठीक ना। अब अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो एक ब्लॉक यहां बनेगा, ये क्या कहलाएगा, h1, और एक ब्लॉक यहां बनेगा, ये क्या कहलाएगा, h2। और कनेक्शन देखो कैसा है, यहां पर x है, इन दोनों का इसका आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्टेड है, और यहां आपको क्या मिल रहा है, y, राइट। इतना ही तो है, इधर x है, ये पूरा आपका h1 हो गया, ये जो vn वाली लाइन है वो यहीं पर मिल रही है, मींस यहां पर आपका क्या है, vn है, ठीक ना। और ये वाला पूरा ब्लॉक क्या हो गया, h2, और इसके बाद क्या मिल रहा है, yn, ठीक है। मींस बीच में हो क्या रहा है, बीच में हो रही है कैस्केडिंग, बीच में क्या हो रही है, कैस्केडिंग। इट मींस इसको हम क्या कह सकते हैं, h1 मल्टीप्लाइड बाई h2, इसको हम क्या कह सकते हैं, h1 मल्टीप्लाइड बाई h2, ठीक है। और h1 क्या दे रहा था, h1 ये फंक्शन था, जो vn हमारा निकल के आ रहा था यही तो है h1। और h2 क्या है, 1 बाय 1 माइनस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n a k z रेज टू माइनस k, ठीक। अब दो फंक्शंस हमारे पास अलग अलग हो गए, मींस जो एक ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास यहां था, मैं आपको दिखाऊं, ये जो ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास था, इस ट्रांसफर फंक्शन में हमने न्यूमरेटर पार्ट को अलग ले लिया और 1 बाय डिनोमिनेटर पार्ट को हमने अलग ले लिया। न्यूमरेटर पार्ट एक h1 बन गया और 1 बाय डिनोमिनेटर पार्ट h2 बन गया। हमने पहले h1 इंप्लीमेंट किया, मींस पहले न्यूमरेटर इंप्लीमेंट किया, बाद में h2 इंप्लीमेंट किया, मींस बाद में डिनोमिनेटर इंप्लीमेंट किया, राइट। न्यूमरेटर आपको देता है जीरोस और डिनोमिनेटर क्या देता है,
पोल्स मींस लेफ्ट पेन जो आपका है, लेफ्ट स्ट्रक्चर जो आपका है डायरेक्ट फॉर्म 1 का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? जीरोस। और राइट फॉर्म जो है, राइट स्ट्रक्चर आपके डायरेक्ट फॉर्म 1 का है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंप्लीमेंटेशन ऑफ पोल्स। मींस हमने जीरोस को अलग इंप्लीमेंट किया, पोल्स को अलग इंप्लीमेंट किया। पहले जीरोस इंप्लीमेंट किए, बाद में पोल्स इंप्लीमेंट किए, राइट? नाउ how many adders are there in direct form 1? If I calculate how many adders are there in direct form 1, then count. For B naught we have one adder, B1 another one adder, means like this we have total 0 to m minus 1 adders for left half structure, means total m adders for left half structure. And for right half structure, similarly we have n adders, right? Means how many adders are there? Total m plus n adders are there in direct form 1 structure. Remember, we have m plus n adders for direct form 1 structure. Then how many multipliers are there? कितने मल्टीप्लायर्स हैं? काउंट करो तो देखो यहां m प्लस 1, 0 से m तक m प्लस 1 मल्टीप्लायर्स यहां पे हैं, ठीक ना? और चूंकि यहां पर पहली लाइन में हम कुछ लिखते नहीं हैं, कोई मल्टीप्लायर यहां नहीं देते हैं, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल जो राइट हाफ में है, राइट हाफ स्ट्रक्चर में आपके मल्टीप्लायर्स हैं, वो कितने हो गए? n। लेफ्ट हाफ में m प्लस 1, राइट हाफ में n, मीन्स m प्लस n प्लस 1, राइट राइट, m plus n plus 1 multipliers are used in direct form 1 structure. And how many delays are there? Delays कितने हैं? So in left half we have m delays, in right half we have n delays, so total of m plus n delays we have to complete a direct form 1 structure, right? अच्छा, ये जितने एडर्स, मल्टीप्लायर्स और डिलेज हम बढ़ाते जाएंगे, ये क्या करते हैं? आखिर ब्लॉक डायग्राम जो हमने बनाया उसका क्या पर्पस है? उसका पर्पस यही है कि उससे हम प्रोग्रामिंग कर सकें। और अगर हम इस स्ट्रक्चर से प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम जितने डिले, जितने मल्टीप्लायर, जितने एडर्स लेंगे, उतना मेमोरी लोकेशन हमारा यूज होगा। मींस बहुत ज्यादा मेमोरी लोकेशन की जरूरत हमें पड़ेगी इस टाइप के डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने में, ठीक है जी? कोशिश हमें यह करनी है कि हमारा स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो, नंबर ऑफ डिलेज रिड्यूस हो, नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स रिड्यूस हो, नंबर ऑफ एडर्स रिड्यूस हो। अगर हम ऐसा कर सकते हो तो हमें करना चाहिए, ठीक है? सो इसके पहले जो हमारा HZ था, आप ध्यान दो, इसके पहले जो हमारा HZ था, ये क्या था? H1 माइनस H2, सॉरी H1 मल्टीप्लाइड बाई H2, H1Z मल्टीप्लाइड बाई H2Z। और अब हमने क्या कर दिया? अब हमने जो HZ लिया उसको हमने क्या कर दिया? H2Z मल्टीप्लाइड बाई H1Z। मतलब अब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है हम पहले उसको इंप्लीमेंट करेंगे और न्यूमरेटर वाले को बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, लाइक दिस।
डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमने पहले इंप्लीमेंट किया लेफ्ट हाफ में, और न्यूमरेटर वाला पार्ट हमने बाद में इंप्लीमेंट किया राइट हाफ में। अब यहां पर जो बीच में पैरामीटर आएगा, जहां पिछले केस में हमने इसको Vn नाम दिया था, चूंकि ये उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया तो नाम यहां हमने बदल दिया, Wn कर दिया। अब इस Wn की वैल्यू क्या होगी? Wn की वैल्यू क्या होगी? Wn होगा आपका xn प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 to n ak Wn माइनस k। मीन्स ये जो पूरा पार्ट है, अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को लें, xn को न लें, सिर्फ इतने पार्ट को लें, तो ये क्या इंप्लीमेंट हो रहा है? ये इंप्लीमेंट हो रहा है समेशन k इज इक्वल टू 1 to n ak Wn माइनस k, या z रेज टू माइनस k। यहां पर आप ये लिख सकते हैं z रेज टू माइनस k। ठीक, और ये जो पार्ट है ये क्या है? ये है डिनोमिनेटर वाला पार्ट। ठीक ना, ये क्या है? डिनोमिनेटर वाला पार्ट। ठीक है जी। यहां हमारे पास डिनोमिनेटर पार्ट आ गया, इधर हमारे पास न्यूमरेटर पार्ट आ गया। ठीक, अच्छा, अगर हम 2 into 3 करें या 3 into 2 करें, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ऐसे ही अगर हमने h1 मल्टीप्लाइड बाई h2 किया या h2 मल्टीप्लाइड बाई h1 किया, उससे हमारे फंक्शन पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं, नहीं पड़ना चाहिए। कैस्केडिंग मींस मल्टीप्लिकेशन। हमने मल्टीप्लिकेशन किया, एक बार h1 मल्टीप्लाइड बाई h2 किया, दूसरी बार h2 मल्टीप्लाइड बाई h1 किया, तो उससे फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक ना। अब yn हमारा क्या बन गया? अब yn हमारा बना समेशन k इज इक्वल टू 0 टू m b k x n माइनस k प्लस w n। एंड नाउ दिस वन इज h1z, दिस वन इज h2z। ठीक है, h1z राइट हाफ में आ गया, h2z लेफ्ट हाफ में आ गया, और अब जो हमारा कंप्लीट फंक्शन बना वो ये बना h2z मल्टीप्लाइड बाई h1z। ठीक, अब लेफ्ट हाफ में क्या इंप्लीमेंट हो रहा है? पोल। और राइट हाफ में क्या इंप्लीमेंट हो रहा है? 0। पिछले केस में जब हमने h1 इंटू h2 किया था, तब लेफ्ट हाफ में जीरोस इंप्लीमेंट हो रहे थे, राइट हाफ में पोल्स इंप्लीमेंट हो रहे थे। अब जब हमने h2 इंटू h1 कर दिया, तो लेफ्ट हाफ में पोल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं और राइट हाफ में जीरोस इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इससे फर्क क्या पड़ा? अभी भी हमारे पास वही नंबर ऑफ एडर्स, वही नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स, वही नंबर ऑफ डिलेस हैं, वही नंबर ऑफ एडर्स, वही नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स, वही नंबर ऑफ डिलेस हैं। तो फर्क क्या पड़ा? जो हमने इसको चेंज किया, तो फर्क अब दिखेगा। फर्क अब दिखेगा कैसे? आप इस लाइन को नोटिस करें, ये जो लाइन है, इस लाइन को नोटिस करें जहां Wn लिखा हुआ है। ठीक ना, यहां पर इस लाइन की क्या वैल्यू है? यहां पर इस लाइन की क्या वैल्यू है? और यहां पर इस लाइन की क्या वैल्यू है? तीनों जगह सेम होगी, क्योंकि ये है एक स्ट्रेट लाइन और इसके बीच में कहीं कोई ना तो मल्टीप्लायर है और ना ही कोई एडर है, ना कोई डिले है। तो चूंकि एक ही लाइन है, तो जो हमारा ब्लॉक डायग्राम का रूल है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और उस पे ना कोई एडिशन हो रहा है, ना कोई मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ना उसमें कोई डिले है, तो
उस लाइन की वैल्यू फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इक्वल है। ठीक ना, मतलब कि अगर मैं इसको P नाम देता हूं या WN दिया ही गया है, इसको W कहा जाए, तो यहां भी W है और यहां भी W। Z इनवर्स से पास होने के बाद यहां भी WN-1 है और यहां भी WN-1 है, यहां भी WN-2 है, यहां भी WN-2 है, ऐसे ही यहां भी WN-n है, यहां भी WN-n है। Since we have considered M is equal to N, we have considered M is equal to N, न्यूमरेटर ऑर्डर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑर्डर, हमने ये कंसीडर किया हुआ है और तब हम इसको लेकर चलते हैं, बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या दिखता है कि इस पॉइंट पर जो वैल्यू है वही वैल्यू इस पॉइंट पर है, जो वैल्यू इस पॉइंट पर है वही वैल्यू इस पॉइंट पर है, जो वैल्यू यहां पर हमें मिल रही है वही वैल्यू यहां पर मिल रही है। तो हम दो अलग अलग लाइंस क्यों लेकर चलें, राइट। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बना, अभी जो हमारे सामने स्ट्रक्चर है उसमें दो जगह सेम वैल्यू दिख रही है, तो हम दो जगह सेम वैल्यू क्यों रखें? क्या उसको हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें यहां जहां WN था, दो जगह WN दिख रहा था, दो लाइनों में WN जा रहा था, उन दोनों को कंबाइंड करके एक लाइन में ले आए, दो Z इनवर्स था, Z इनवर्स एक हो गया, यहां पर क्या मिलेगा? WN-1, यहां पर क्या मिलेगा? WN-2, यहां क्या मिलेगा? WN-n, राइट। हमने एज्यूम क्या किया हुआ है? M इज इक्वल टू N। जब हमने M इज इक्वल टू N एज्यूम किया तो ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन क्या बन गया? M या N। ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन क्या बन गया? M या N, ठीक। और यहां नंबर ऑफ डिलेज कितने हैं? N, ठीक। मींस ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिलेज। Order of transfer function is equal to number of delays. That means this structure is canonic direct form or direct form 2 structure. उसको हमने नाम दिया था डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर, ये क्या बन जाता है? डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर और कैनोनिक डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर, राइट। अब इस केस में आप देखेंगे नंबर ऑफ एडर्स, नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स एंड नंबर ऑफ डिलेज कितने कितने हो रहे हैं। तो मल्टीप्लायर्स तो उतने ही है, मल्टीप्लायर्स उतने ही है 2n, एडर्स वो भी उतने ही है 2n, लेकिन डिलेज डिलेज कितने हो रहे हैं? डिलेज रिड्यूस हो गए, जो वहां पर 2n थे यहां कितने हो गए? n। तो हमने एक चीज यहां से रिड्यूस करी, वो क्या है? डिले, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कैनोनिक डायरेक्ट फॉर्म और डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन, राइट। Let's take an example. We have HZ. We have HZ
which is equal to 1 plus 2 z inverse plus z minus 2 divided by 1 minus 0.75 z inverse plus 0.125 z raised to minus 2. Now, look, we have transfer function, and the order of the transfer function is 2. Both m and n are equal, and m is equal to n is equal to 2. मैंने आपको बताया कि आप हमेशा डिनोमिनेटर में जब चेक करें तो फर्स्ट एलिमेंट आपको क्या दिखना चाहिए? फर्स्ट एलिमेंट आपको दिखना चाहिए 1. यहां पर क्या है? 1, राइट? फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट 1 है. ठीक है जी. ना अब हम बढ़ते हैं इसके रियलाइजेशन की ओर कि डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 मींस डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड कैनोनिक डायरेक्ट फॉर्म दोनों में कैसा इसका रियलाइजेशन होगा. तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है. कितने नंबर ऑफ डिलेज होंगे? सिर्फ 2 डिलेज लगेंगे. ठीक, सिर्फ 2 डिलेज लगेंगे. डायरेक्ट फॉर्म 1 के केस में यही नंबर ऑफ डिलेज 4 हो जाएंगे. देखो, एक स्ट्रक्चर हमारे पास, जनरल स्ट्रक्चर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ये है. डायरेक्ट फॉर्म 1 में लेफ्ट हाफ में हम क्या बनाते हैं? न्यूमरेटर. राइट हाफ में क्या बनाते हैं? डिनोमिनेटर. अब न्यूमरेटर जो आपका है, इसमें पहला यहां पर कोएफिशिएंट क्या होगा? 1. यहां पर क्या होगा? 2. यहां पर अगेन क्या होगा? 1. जब हम इसमें आएंगे डिनोमिनेटर में तो ये तो 1 होता ही है. यहां क्या होगा? 0.75. यहां क्या होगा? 0.125. बट व्हाट विल बी द साइन? जब हम न्यूमरेटर के केस में होंगे तो यहां क्या होगा? +1. यहां क्या होगा? +2. यहां क्या होगा? +1, जैसा यहां दिख रहा है. लेकिन जब हम डिनोमिनेटर के केस में होंगे तो ये तो 1 रहता ही है. यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 0.75, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस 0.125. 2 1.75 माइनस 0.125, राइट. यह है डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर. अब हम आते हैं डायरेक्ट फॉर्म 2 की ओर. तो डायरेक्ट फॉर्म 2 में क्या होगा? नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि यही क्या है? कैनोनिक डायरेक्ट फॉर्म है. इसमें कितने डिले एलिमेंट्स लगेंगे? सिर्फ 2. लुक, दिस इज द स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर फॉर डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन इन डायरेक्ट फॉर्म 2, राइट. तो देखो, यहां 2 डिले एलिमेंट्स लगे हैं. ठीक है. अब इधर हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे? डिनोमिनेटर मींस पोल्स, और इधर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? जीरोस मींस न्यूमरेटर. तो ऊपर 1 रहेगा ही, यहां 2 आएगा, यहां 1 आएगा प्लस में, यहां 1 रहता ही है, यहां चूंकि माइनस है तो प्लस 0.75, यहां प्लस है तो माइनस 0.125, राइट. तो यह है आपका एक सिंपल सा एग्जाम्पल. अगले लेक्चर में हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 से रिलेटेड. ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे, और तब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कैस्केड स्ट्रक्चर और पैरेलल स्ट्रक्चर पर. ठीक है.